हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहारिका सिंह। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे, कब, इन सब के बारे में जानेंगे। एक लड़की रहती है राशिदा, जिसका जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और जिसकी नज़रें अचानक से एक हेडलाइन पर जाती हैं जिसमें लिखा रहता है 100 साल पहले। वो ये देख करके दंग रह जाती है कि 100 साल पहले के बारे में आखिर कोई कैसे जान सकता है। हम लोग जानेंगे कि जैसे अगर हम लोगों को कुछ ही चीज़ें मालूम रह सकती हैं। अगर कल क्या हुआ इसके बारे में जान सकते हैं, एक हफ्ते पहले क्या हुआ इसके बारे में जान सकते हैं, एक साल पहले क्या हुआ इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। किसी के द्वारा जान सकते हैं, या हम लोग किस क्लास में थे सब हमें मालूम रहेगा। वही अगर 100 साल पहले की बात हो तो हम लोग किसी बुक के द्वारा या किसी न्यूज़पेपर के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर और पहले की बात हो, अगर और भी पुराने समय में जाए, हम लोग हज़ारों साल पहले की अगर बात हो कि उस टाइम क्या होता होगा, कैसे लोग रहते होंगे, क्या होता होगा, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन से, मैन्युस्क्रिप्ट से, कॉइन से, पुराने जो अवशेष हमें मिले उन सब से ये प्राप्त होती है। यहाँ है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए कि आप पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। क्या कि लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, इन सब के बारे में हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट का जीवन कैसा होता होगा, बच्चे कैसे गेम खेलते होंगे, कैसे स्टोरी सुनते होंगे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते होंगे, और कैसे गाने पहले गाए जाते होंगे। यही सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे। जैसे आजकल हम लोग का जीवन तो बहुत आसान हो चुका है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है। जैसे कि हम लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं, पानी हमारे घर तक आता है, बिजली हमें प्राप्त होती है, हर चीज़, सारी फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड पीपल लिव। लोग रहते कहाँ थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों के पास पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, टंकी के द्वारा, टैप के द्वारा हम लोग खोल करके कहीं भी हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले लोग कहाँ रहते थे। जैसे हम लोग के पास पानी आ जाता है, पहले लोग पानी के पास जाकर रहते थे, क्योंकि उनकी सारी फैसिलिटीज़ पानी के पास ही उन लोगों को मिल जाती थी। खाने को मिलता था, फर्टाइल लैंड मिल जाता था जिसमें वो खेती कर सकते थे। लेकिन बहुत पहले लोगों को खेती का भी ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ, फिर धीरे खेती स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं मैप 1 पे, देखते हैं कि नर्मदा रिवर किधर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से हो करके, ये हमारा मध्य प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में जहाँ हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ से हो करके नर्मदा रिवर निकलती है और अरबियन सी में जा करके गिर जाती है। तो इसमें कहा है कि नर्मदा रिवर, तो पहले नदी के किनारे जितने भी सिविलाइजेशन पाए गए वो सारे नदियों के किनारे पाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों की सुविधा के सामान उपलब्ध हुआ करते थे। जैसे कि अधिकतर पीने के लिए पानी मिल जाता था। शिकार करने के लिए जानवर जब वहाँ पानी पीने आते थे तो शिकार आसानी से कर लेते थे, मछलियाँ पकड़ लेते थे। तो पहले पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले लोग यहाँ रहना शुरू किए थे। सम ऑफ द, उसके बाद स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, गैदरर्स का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। गैदरर्स मतलब होता है कि जो अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि वो जंगलों में गए, उनको खाने के लिए फल फूल जो भी मिला उसे इकट्ठा कर लेते हैं, कि अगर जब, और उसको स्टोर करके रखते हैं कि जब उन्हें बाद में अगर खाने को कुछ ना मिले तो उसका वो प्रयोग कर सके। और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सुलेमान, और उसके नीचे किरथर की पहाड़ियों को देखते हैं। बहुत पहले यहाँ पाया गया कि यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों, फर्स्ट यहाँ पे खेती के अवशेष मिले कि यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों मिलकर के खेती किया करते थे, और जिसमें प्रमुख फसल थी वीट और बार्ले की। लगभग 8,000 ईयर्स पहले की बात हो रही है। और लोग जो हैं जानवर पशुपालन भी करते थे, जिसमें शिप, गोट वगैरह आ जाते थे, गाँव में रहते थे। अब यहाँ पे लोकेट द गारो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। हम लोग गारो हिल्स को
लोकेट करते हैं, जो कि मेघालय में है। यहाँ पे देख सकते हैं गारो हिल्स, जो कि मेघालय में है। यहाँ पे लोग जानवरों को पालते थे, पशुपालन करते थे। फिर यहाँ पे विंध्यास को देख सकते हैं हम लोग सेंट्रल इंडिया में। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे खेती के अवशेष पाए गए और सेंट्रल इंडिया में पाया गया कि यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किरथर, सुलेमान और किरथर हिल्स जहाँ पर थे, जो कि प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है, वहाँ पर वीट और बार्ले की खेती की होती थी, ये पाया गया। उसके बाद पशुपालन, गारो हिल्स जहाँ है, वहाँ के लोग गाँव में रहते थे, पशुपालन करते थे। और सेंट्रल इंडिया के लोग, वहाँ पे मिला अवशेष कि वहाँ के लोग चावल की खेती किया करते थे। अब यहाँ बोल रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आप इसका ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग जान लीजिए। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियाँ, जो कि मेन नदी, जो बड़ी नदी होती है, उसके साथ आकर के जो नदियाँ मिलती हैं उनको उनकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इंडस रिवर, ये मेन रिवर है, यहाँ देख सकते हैं ये इंडस रिवर है। और इसके साथ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज आकर के मिले, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं। तो आपको पता चल गया ना कि इस टाइम ये इंडस रिवर, जो कि यहाँ से इंडिया से होकर के भी जाती है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से होकर के जा करके अरबियन सी में गिर जाती है। यहाँ पाया गया कि 4700 ईयर्स एगो इसके किनारे सिटीज़ फ्लोरिश्ड हुई थी इंडस रिवर के किनारे। और फिर बाद में पाया गया कि 25 ईयर्स एगो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के और गंगा की ट्रिब्यूटरीज के पास सिटी जो है वो फ्लोरिश्ड हो रही थी। गंगा नदी आप देख लीजिए, यहाँ से होकर के उत्तराखंड से निकलते यूपी में प्रवेश करते करते यहाँ आकर के अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना हो गई, चंबल हो गई, सोन, बेतवा के, ये सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हो गई। यहाँ पाया गया कि इसके नदियों के किनारे लोग बसा करते थे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि हम लोगों के पास पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अधिकतर हम लोग का जो काम होता है पानी के द्वारा ही होता है। तो पहले के लोग, पुराने समय में लोग खुद जाकर के नदियों के पास रहते थे, जहाँ से उनको अपने खाने के लिए सारी खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, शिकार भी आसानी से कर लेते थे। इसलिए मतलब वो सुटेबल उन लोगों के लिए प्लेस था। वो लोग वहाँ पे मतलब इसीलिए सिटी का जो फ्लोरिश्ड है वो सिटी फ्लोरिश्ड हुई वहाँ पे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। उसके गंगा नदी और सोन नदी को यहाँ पे लोकेट करना है, जो कि मैंने अभी करा दिया है। पुराने समय में गंगा के साउथ का जो साइड है, जिसको मगध कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार है, यहाँ पे जो राजा थे बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उनका जो किंगडम है वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य इनका हुआ करता था। और धीरे धीरे ये दूसरे पार्ट्स में देश के दूसरे पार्ट में भी इन लोगों का फैलने लगा। और लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, इस सब कॉन्टिनेंट के एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल भी करते थे। द हिल एंड high mountains including the Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at a time but not impossible। यहाँ पे जो आजकल यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। पहाड़ों पर भी जाना है तो हम लोग पहाड़ों की साइड से भी जाना है अगर, तो एरोप्लेन से हम लोग जा सकते हैं। किसी भी दूरी को आसानी से हम लोग कम समय में तय कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, इन सब से होकर यात्रा करना बहुत ही खतरनाक हुआ करता था उस समय, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। उस समय लोग ये यात्रा करते थे और आसान, मतलब कठिन हुआ करता था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैन और वुमेन अपने जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और कभी कभी तो नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, और कभी कभी युद्ध के लिए आर्मी जाया करती थी एक जगह से दूसरे जगह पर। और व्यापारी भी ट्रैवल करते थे, शिप के द्वारा हो गया। और बहुमूल्य चीज़ें और जो उपयोगी चीज़ें हुआ करती थी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। रिलीजियस टीचर्स भी जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से टाउन जाते थे और अपने उपदेशों का प्रसार किया करते थे। नाउ ये क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आजकल लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? तो जिस वजह से लोग पुराने समय में ट्रैवल करते थे, अगर आप देखेंगे तो इस समय भी उसी लिए किया जाता था। शिक्षा, पुराने समय में देखा जाए तो अपनी आजीविका के लिए, शिक्षा के लिए,
लोग इधर से उधर जाते थे, और आजकल आज के समय में भी लोग शिक्षा के लिए, अपनी अर्निंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। यहाँ देखेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, लैंड का नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत। हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने देश के लिए, एक है इंडिया और एक भारत। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया और भारत का नाम, इंडिया और भारत नाम कैसे पड़ा। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया है वो इंडस से इंडिया नाम पड़ा, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृति में। जो ईरान और ग्रीस के लोग हुआ करते थे वो इंडस से ज़्यादा फेमिलियर हुआ करते थे, उसको बोलने में ज़्यादा उन लोग को सूटेबल लगता था, जिससे कि इंडस से वो इंडिया इसको कहने लगे। इस तरह से यहाँ इसका नाम इंडिया पड़ गया, हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। अब भारत, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो भारत नाम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करती थी, एक ट्राइब हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट साइड में, जिसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। इसलिए इसको इसी के नाम पर यहाँ पे भारत नाम की जो ट्राइब है वो ज़्यादा थी, इसलिए इसका नाम इस वजह से भारत पड़ गया। बाद में 35 ईयर से वो जो है इसका नाम जो है भारत पड़ गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में फाइंड करेंगे। देयर आर सेवरल वेज टू इंक्लूडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बुक्स हो गए जो बहुत समय पहले लिखे गए थे, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। जिसको मैन्युस्क्रिप्ट वो होता है जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया रहता है, जो ऐसी पुस्तक जिसको हाथों द्वारा लिखा जाता है उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जिसका लैटिन वर्ड होता है मनु का मीनिंग होता है हैंड, जिसको अक्सर जिसको यूजुअली जो है पाम लीफ पर लिखा गया। इनको पाम लीफ पर हो गया, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि मतलब पेड़ है वृक्ष जो कि हिमालय पर्वत पे ज़्यादा पाया जाता है, उसकी छाल पर लिखा जाता था। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि पेड़ की छाल पर इसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, ये नष्ट हो सकता है। तो बहुत सारे जो हम मैन्युस्क्रिप्ट है वो नष्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ जो बचे हुए हैं उनको टेम्पल में संभाल करके रखा गया है। टेम्पल में हो गया, मोनास्ट्रीज हो गया, मठ हो गया, मठों में इसको संभाल करके रखा गया है। ये जो पुस्तकें हुआ करती थी ये धार्मिक हुआ करती थी, धार्मिक प्रैक्टिस के बारे में, जैसे कि पूजा पाठ कैसे होता है, किस तरह से क्या चीज़ कौन सी पूजा होती है, इन सब के बारे में हुआ था। राजाओं के जीवन के बारे में हो गया, मेडिसिन और साइंस के बारे में, औषधि और विज्ञान के बारे में, और इसके अलावा एपिक्स महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत ये सब हो गया, कविताएं हो गई, प्लेज हो गए, ये सारे भी हुआ करते थे। मेनी ऑफ दिस, अधिकतर जो है ये संस्कृत में लिखे रहते थे। अधिकतर जो है इसमें संस्कृत में होते थे, और बाकी जो है प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज वो जो अधिक पढ़े लिखे होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो बोलचाल की भाषा में वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded that they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ऐसे बहुत सारे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जिनको सॉलिड मेटल पे, सॉलिड पत्थरों पे, सॉलिड पत्थरों पर लिखवाया जाता था, जिससे कि वो सालों साल बहुत वर्षों तक वो चलें। और अभी भी आगे बहुत सारे आपने इंस्क्रिप्शन देखे होंगे और जो कि सालों साल चलेंगे, और कभी भी अभी बहुत समय तक वो चलेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो राजा जो अपने युद्ध जीता करते थे उनको इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले समय में लोग उनको देखें और उनके बारे में जानें। तो जो कोई भी ऑर्डर देना रहता था तो राजा क्या करता था कि इंस्क्रिप्शंस पे लिखवा देता था। अपनी जीत के बारे में, अगर कोई बार जीत गया उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में राजा लिखवाया करते थे। क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव सीन एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। क्या आप इसके एडवांटेज के बारे में सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने का एडवांटेज क्या होता है, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखवाने पर उसकी जो लाइफ लाइन रहेगी वो
लगभग आजीवन समय के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत समय तक चलेगी। जैसे कि आप पत्थर पे कोई भी चीज़ उस पर खुदाई करके लिख दे तो लंबे समय तक चलेगी, आने वाले बहुत बहुत सारे पीढ़ियाँ आएंगी जाएंगी और वो बना रहेगा। और इसमें क्या कठिनाई आती है पूछा है, तो कठिनाइयाँ कि पाम लीफ पर आसानी से किसी लीफ पर किसी पेड़ की छाल पर आसानी से लिखा जा सकता है, लेकिन इसको लिखने में कठिनाई आती है कि इस पर नॉर्मली नहीं लिखा जा सकता है। इस पर खुदा हार्ड सरफेस पे लिखने में काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि इसको आसानी से इस पर लिखा नहीं जा सकता, इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ पास्ट में किया गया। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इनके बारे में, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरातत्व चीज़ें हैं जो इनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, वो बचे हुए अवशेष जैसे जो बिल्डिंग स्टोन और ब्रिक के बने हैं, पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, जो भी बने उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उस समय कैसे क्या चीज़ें हुआ करती थी। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. वो अर्थ के अंदर खुदाई करके भी ये खोजते हैं कि कौन से औजार, किस तरह के हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, किस तरह के ये प्रयोग उस टाइम हुआ करते थे। अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल, और भी चीज़ें जैसे कि हड्डियों की बनी हुई मिली, बेक्ड क्ले मिट्टी को पका करके बनाया गया चीज़ मिला, और मेटल की भी चीज़ें मिली। इससे वो उस समय के बारे में जान सकते हैं कि उस समय कैसी चीज़ें यूज़ में थी, राजा कैसी चीज़ें प्रयोग में लाता था, कैसे सिक्के चलते थे, कैसे आभूषण उस टाइम प्रयोग में लाए जाते थे।